Hello, my dear students. Welcome back to the UPSC Prelims History Questions Discussion Year 2019. मैं आपका स्वागत करती हूँ चहल एकेडमी के YouTube चैनल पे और आज हम 2019 का यूपीएससी PYQ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम 2018 तक का डिस्कस कर चुके हैं और 19 के बाद हम 20, 21, 22, 23 एंड 24 करेंगे। उसके बाद हमारा ये सीरीज जो है PYQ डिस्कशन का 1993 से जो हमने शुरू किया था वो फाइनली खत्म हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। In which of the following relief sculptures inscriptions is Rhino Ashok, that is King Ashok, mentioned along with stone portrait of Ashoka? तो मैं आपको बता दूं कि स्टोन पोर्ट्रेट जो अशोका का है उसमें अशोका तो है ही, प्लस उनकी वाइफ भी उनके साथ है बगल में। तो बेसिकली जो स्टोन पोर्ट्रेट अशोका का है वो अशोका और उनकी वाइफ का है। और ये जो स्टोन पोर्ट्रेट है इसके नीचे लिखा हुआ है राइनो अशोक। तो ये जो राइनो अशोक और स्टोन पोर्ट्रेट अशोका का उनकी वाइफ के साथ मिलता है ये हमें मिलता है कंगना हल्दी में। कंगना हल्दी की हम बात करें तो ये कहाँ पे है, तो ये कर्नाटका में है। ठीक है, कंगना हल्दी जो है कर्नाटका में है और राइनो अशोक एक पोर्ट्रेट है उनकी वाइफ के साथ। जैसे ये अशोका है ये उनकी वाइफ है और उसी के साथ नीचे में जो लिखा है वो क्या लिखा है, राइनो अशोक लिखा है। तो कर्नाटका में है ये पोर्ट्रेट और इसमें नाम लिखा है राइनो अशोक का। तो बाकी जो ऑप्शन है उसको भी हम थोड़ा सा देख ले तो आपको ध्यान होगा कि प्री में PYQ में ऑलरेडी ये वाला आया हुआ था सोहगौड़ा। सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है और ये 3rd सेंचुरी BC के टाइम की है और इसमें लिखा हुआ है फेमाइन रिलेटेड मेजर्स के बारे में, फेमाइन रिलेटेड मेजर्स के बारे में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्यन डायनेस्टी में जो किंग थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो स्टैब्लिशर थे, फाउंडर थे मौर्यन डायनेस्टी के, उनके द्वारा यहाँ फेमाइन रिलेटेड मेजर्स हैं और वही सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में है। और सोहगौड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, ये है गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया। साहबगढ़ी भी एक पिलर इंस्क्रिप्शन है अशोका की और ये फेमस है किस चीज के लिए, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है तो आप समझ गए कि नॉर्थ वेस्ट में जो भी इंस्क्रिप्शन है अशोका की वो कौन से स्क्रिप्ट में है, खरोष्टी, खरोष्टी स्क्रिप्ट में, यानी राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है किनका, अशोका का, जो कि बताता है कि अशोक ने बुद्धिज्म में खुद को कन्वर्ट कर लिया था। प्लस ये भी बताता है कि अशोक ने धम्मा को कैसे फैलाया था वर्ल्ड में। सांची स्तूपा जो है वो अशोक ने बनाई थी, अशोक के टाइम पे सांची स्तूपा बनी हुई है और यहाँ पे स्तूप है, यहाँ पे कोई पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड मैटर नहीं है। यहाँ पे आप नोट कर लो, कहीं लिख लेना कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइनो अशोक तो हम समझ गए कि अशोका की पोर्ट्रेट है, स्टोन पोर्ट्रेट है, उसके नीचे राइनो अशोक लिखा है और उस पोर्ट्रेट में अशोका अपनी वाइफ के साथ है, वो वाला पोर्ट्रेट है कंगना खल्ली में। कंगना खल्ली से ही कर्नाटका में 130 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मास्की। मास्की, ये छोटा सा गांव 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कर्नाटक कंगना खल्ली से। और ये जो मास्की गांव है ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है कर्नाटका में ही। मास्की गांव का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। रायचूर आप समझ रहे हो ना, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब का जो रीजन है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। ये क्यों फेमस है, इसीलिए मैं आपको मास्की फेमस है बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे देवानाम प्रिया, ठीक है, अशोका को देवानाम प्रिया भी तो कहते थे, मतलब गॉड के बिलोवेड ऑफ गॉड, मतलब भगवान के प्यारे। तो देवानाम प्रिया अशोक जो है, यहाँ पे देवानाम प्रिया अशोक लिखा हुआ है इसी इंस्क्रिप्शन में, कहाँ पे, मास्की के इंस्क्रिप्शन में। तो कभी अगर ये क्वेश्चन आता है आपका कि देवानाम प्रिया अशोक कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से इंस्क्रिप्शन में, तो वो आप दोगे कि मास्की। मास्की कहाँ है, कर्नाटका में ही है, 130 किलोमीटर दूर कंगना खल्ली से, और ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मास्की गांव पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कहता है बुद्धिज्म के बारे में, डेटिफिकेशन ऑफ बुद्धिज्म, मतलब देवता के रूप में बुद्धा को पूजना, है ना। और उसके बाद ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व ओके, इमेज वर्शिप मतलब आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स।
आपको लग रहा है ये पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है? बिल्कुल ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, जो हमने ऑलरेडी देखा है कि बुद्धिज्म जब डिवाइड होता है हीनयान और महायान में, तो महायान में ये सारे एस्पेक्ट्स आते हैं कि बुद्धा को क्या करता है, डेटिफिकेशन, देवता बना दिया। उसके बाद बोधिसत्वा की बात करते हैं कि आप जो है बोधिसत्वा खुद एनलाइटनमेंट नहीं लेंगे, दुनिया नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो पाथ दिखाएंगे दूसरों को भी कि आखिर एनलाइटनमेंट कैसे लेना है, राइट, बोधिसत्वा बन के। और ये क्या 6 वॉल्स परफेक्शन के फॉलो करेंगे, जिसको कहते हैं पारामितास। उसके बाद कोई भी इन 6 परफेक्शन के एस्पेक्ट्स को, वॉल्स को फॉलो करके क्या बन सकता है, एक बोधिसत्वा बन सकता है। और इमेज वर्शिप, अब बुद्धा की जो बोधिसत्वा की इमेज है, जैसे कि पद्मपानी, वज्रपानी, मंजूषा, मटंग जातक में बुद्धा को शूद्र भी दिखाया, ये सब किसका एस्पेक्ट है, ये सब बोधिसत्वा का ही एस्पेक्ट है। तो ये तीनों ही सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट। महायाना बुद्धिज्म involves deification of Buddha and teaches the path of Bodhisattva। अब हम चलते हैं, रिचुअल इंपॉर्टेंस हो गया, इमेज वर्शिप इंपॉर्टेंस हो गया, राइट। और ये एल्ट्रुइज्म और कंपैशन की बात करता है फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ ऑल बीइंग्स रादर देन इंडिविजुअल लिबरेशन। अब इंडिविजुअल लिबरेशन जो हीनयान कहता था उससे ये अलग हो गया है। अब ये महायान कहता है कि सबका ही लिबरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअल लिबरेशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत कब स्टैब्लिश हुई थी भाई, 1206 में हुई थी, है ना। कब, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और इसमें कौन कौन सी डायनेस्टी थी, 5 थी। कौन कौन सी थी भाई, मामलुक जिसको स्लेव कहते हैं, स्लेव के बाद आती है खिलजी, खिलजी के बाद आती है क्या, तुगलक, तुगलक के बाद आती है सैयद, सैयद के बाद आती है लोधी, राइट। तो अब कह रहा है कि रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। रेवेन्यू को जो कलेक्ट करता था, रेवेन्यू को जो कलेक्ट करता था, उसके इंचार्ज को अमील कहते हैं, ये कह रहा है यहाँ पे। तो हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल ही सही बात है कि इंचार्ज को क्या कहते थे, इंचार्ज को अमील कहते थे, ठीक है। अब चलते हैं, द इक्ता सिस्टम ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। नहीं भाई, इक्ता सिस्टम एक एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन नहीं थी, बल्कि इक्ता सिस्टम क्या थी, ये दिल्ली सुल्तान ने इसको जो है वो दिल्ली सुल्तान इसको लेकर के इंडिया में आई थी, ये एंशिएंट इंस्टीट्यूशन नहीं है। इक्ता सिस्टम स्टार्ट ही हुआ था किसके टाइम पे, पहला इक्ता जो दिया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को घुरी के द्वारा दिया गया था, है ना, दिल्ली रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। और फाइनली इक्ता सिस्टम इंडिया में किसने स्टैब्लिश किया था फुल फ्लेजेड, या फिर इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो हम उसको बोलते हैं इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किया था इक्ता सिस्टम स्टैब्लिश। यानी कि इक्ता सिस्टम का क्या मतलब होता है, एक लैंड एरिया है ना, उस पे आपको दे देंगे रेवेन्यू कलेक्शन का जो अथॉरिटी इन ल्यू ऑफ द मिलिट्री सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो किंग को। तो बेसिकली इट इज नॉट एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन, इंडिया का इंडिजिनस नहीं है ये, तो ये गलत हो जाएगा। ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान। नहीं, मीर बख्शी की जो ऑफिस है वो आई है मुगल्स के टाइम पे, मुगल्स के टाइम पे, राइट। मीर बख्शी रिलेटेड टू व्हाट, ऑफिशियल, मिलिट्री ऑफिशियल, मिलिट्री कमांडर। तो ये भी हो जाएगा गलत, ये मुगल्स के टाइम पे ऑफिस आई है, इसका मतलब 3 भी गलत हो जाएगा। एलिमिनेट कर लो, क्या आ जाएगा आपके लिए, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अमीर कहते थे। इक्ता सिस्टम जो है वो किसने, दिल्ली सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था। और दिस सिस्टम इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ लैंड टू मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड नोबल्स इन रिटर्न फॉर द सर्विस। मीर बख्शी क्या थी, ये मीर बख्शी का पोस्ट जो है मुगल के टाइम पे था। और मीर बख्शी कौन थी, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है, जो कि रिक्रूटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग द आर्मी का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। अब मैं आपको बता दूं कि जागीरदार जो थे और जमींदार जो थे, इन दोनों को ही लैंड मिलती थी, ठीक है, लैंड इन दोनों को ही मिलती थी। लेकिन जो जागीरदार थे इनको लैंड मिलती थी किस चीज के लिए, इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विस। ध्यान रखना, मिलिट्री सर्विस। अब इक्तेदार और इसमें जागीरदार में क्या अंतर है, तो भैया इक्तेदार तो दिल्ली सुल्तान के टाइम पे था और जागीरदार जो था वो मेनली मुगल्स के टाइम पे था, मुगल्स के टाइम पे था। और सेम काम था कि लैंड इनको मिलता था मिलिट्री सर्विस के बदले। हम आपको लैंड दे देंगे, उससे आपका जो फायदा, जो रेवेन्यू है, आप उसके बदले मुझे क्या दोगे, मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करोगे। फर्स्ट थिंग।
और सेकंड कि ये जो जागीरदारी थी ये हेरिडिटरी नहीं थी, लेकिन इक्तेदारी कभी कभी हेरिडिटरी भी होती थी। तो जागीरदारी हेरिडिटरी नहीं थी, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। और जमींदार जो थे, जमींदार का क्या था कि जमींदार की बस एक ही ड्यूटी रहती थी, रेवेन्यू कलेक्शन, दैट्स इट। उसके अलावा इनको कोई मिलिट्री ड्यूटी नहीं दी जाती थी, अनलाइक जागीरदार को मिलिट्री ड्यूटी दी जाती थी, राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी दी जाती थी, राइट, बट जमींदार को एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी नहीं दी जाती थी, मिलिट्री ड्यूटी भी नहीं जाती थी, और इनको जुडिशियल ड्यूटी भी नहीं और ना ही पुलिस ड्यूटी दी जाती थी। और इस तरह सब तरह की ड्यूटी किसको दी जाती थी, जागीरदार को दी जाती थी, ये अंतर है। और जागीरदार जो थे वो सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। और इनका कोई हेरिडेटरी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होता था, मतलब, लेकिन जमींदारी जो थी वो हेरिडेटरी थी, मतलब कि इनके पास, जमींदार के पास भले ही कोई एडिशनल ऑब्लिगेशन नहीं था, बट हेरिडेटरी थी, मतलब जमींदार का बेटा क्या बनेगा, जमींदार बनेगा। तो ये डिफरेंस है। अब हम ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। जागीरदार वेयर द होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, ओके, whereas zamindar were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जमींदार के पास कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता था किस चीज का, कोई भी परफॉर्म करने का ड्यूटी का, अदर देन व्हाट, रेवेन्यू कलेक्शन। ये बात सही है, लेकिन जो जागीरदार का कह रहे हैं कि जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी होती थी, तो जागीरदार की जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी नहीं होती थी, जागीरदार की कौन सी होती थी, मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करने की ड्यूटी होती थी। तो वन हो जाएगा क्या, गलत, क्योंकि जागीरदार मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, उसके बदले उन्हें लैंड मिलता था, दैट्स इट, और इनका लैंड हेरिडेटरी नहीं होता था। बट जमींदार का होता था कि इनके पास सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन की ऑब्लिगेशन है, उनके पास बाकी कोई भी ड्यूटी ऐसी स्पेसिफिकली जो दे रहा है रेवेन्यू राइट्स का, स्पेसिफिक ड्यूटी जो दे रहा है जुडिशियल पुलिस, ये नहीं होती थी, बट इनकी हेरिडेटरी होती थी, क्या, रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब जमींदारी। Second, land assignment to Jagirdar were hereditary and revenue rights of Zamindar were non-hereditary. No, उल्टा है। Land assignment of Jagirdar जो थी वो non-hereditary थी और revenue rights जो जमींदार की थी वो hereditary थी। यानी कि जमींदार का क्या काम है भाई, revenue collection, revenue rights, और जागीरदार का क्या है, they are given the land assignment, right? तो बेसिकली इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, neither one nor two। अब हम देखते हैं, जागीरदार वेयर ग्रांटेड द लैंड असाइनमेंट इन लिeu ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बट स्पेसिफिकली ये लोग जुडिशियल और पुलिस ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। जमींदार प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू कलेक्शन, डिड नॉट एडिशनल बेनिफिट लाइक जागीरदार, ठीक है, गलत नहीं है ये। सेकेंड, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वेयर नॉट हेरिडेटरी, जागीरदार की जो लैंड असाइनमेंट थी ये नॉट हेरिडेटरी थी, लेकिन जमींदार की क्या थी, हेरिडेटरी थी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बिल्डिंग कल्याण मंडप्पा वाज अ नोटेबल फीचर इन टेंपल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ राष्ट्रकूट, नहीं विजयनगर, ठीक है। कल्याण मंडप्पा जो है वो, कल्याण का मतलब होता है कि मैरिज, ठीक है, और मंडप्पा जो है वो एक का मतलब होता है हॉल, और ये फीचर किसका था, कल्याण मंडप्पा, ये विजयनगर किंगडम का फीचर था, जो कि 1336 में हरिहरा एंड बुक्का ने स्टैब्लिश किया था एम्पायर, राइट। और खास करके कल्याण मंडप्पा बहुत ज्यादा बनाया गया था किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा, जो कि एक हमने पीवाईक्यू में डिस्कस किया है, तुलुवा डायनेस्टी के राजा थे और इनका टाइम पीरियड था 1509 to 1529, राइट। अब हम चलते हैं आगे। विजयनगर एम्पायर क्या था, साउथ इंडिया में था, 14वीं से 17वीं शताब्दी में, ठीक है। और एक डिस्टिंक्टिव फीचर इसका क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्याण मंडप्पा, यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग मैरिज सेरेमनीज, ठीक है। चालुक्यास जो थे वो 6 से 12वीं सदी में थे, ठीक है। अर्ली चालुक्यास एंड लेटर चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ वेंगी एंड चालुक्यास ऑफ कल्याणी और बादामी, पता है ना आपको। और उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था आर्ट आर्किटेक्चर में, स्पेशली रॉक कट टेम्पल बादामी में और स्ट्रक्चरल टेम्पल आईहोल। आईहोल कहाँ पे है भाई, कर्नाटका में, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं चंदेला। तो चंदेला कहाँ पे, सेंट्रल इंडिया में रूल करते थे, बुंदेलखंड वाले रीजन में, 9 से 13वीं शताब्दी। चंदेलाज आर नोन फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन मध्य प्रदेश, है ना,
बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जैसे कि आपने सुना होगा, आई एम नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द वर्ड राइट नाउ, बट चंदेलास के द्वारा एक बहुत ही फेमस मध्य प्रदेश में टेम्पल बनाया हुआ है, which is known for its sculpture on the erotic structures, erotic pictures। आप समझ रहे होंगे मैं किस टेम्पल की बात कर रही हूँ, अभी वो दिमाग में, यस, खजुराहो। तो टेम्पल्स एट खजुराहो वो चंदेलास द्वारा ही बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रकूट की हम बात करें तो राष्ट्रकूट डेक्कन रीजन में थे, 6वीं से 10वीं शताब्दी में उन्होंने रूल किया था, और वो रॉक कट आर्किटेक्चर और टेम्पल के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जैसे कि कृष्णा III ने बनाया था क्या, कैलाशनाथ टेम्पल एट अलोरा, राइट। अब हम चलते हैं, जो कि लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट एक्सकेवेशन है दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द, और ये सारा हमने ऑलरेडी PYQ में डिस्कस कर रखा है, which among the following Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscript to album to individual portrait। मैं आपको बता दूं कि PYQ में आई थिंक हम जब आगे चलेंगे, मे बी 2021 और 22 में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर से आ गया था कि when did the art of painting under Mughal empire reached its zenith? It reached its zenith during the period of Humayun, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। वहां पे भी सेम देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मतलब इसमें अगर हम बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट में, इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट से इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे कब शिफ्ट हो गया था पेंटिंग का जो था वो एंगल या फिर पेंट करने का तरीका, तो ये हुआ था जहांगीर के टाइम पे। बट यहाँ पे हमें कुछ चीजें जाननी है, कुछ चीजें ये जाननी है कि 1526 में क्या हुआ था, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, फाइनली मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर की स्थापना भारत में हुई। 1526 से 30 तक जो थे वो बाबर थे भारत में, उनकी डेथ हो गई जल्दी, उन्होंने ज्यादा पेंटिंग में कुछ काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1530 से लेकर के 45 के बीच में, 40 के बीच में कौन थे, हुमायूं थे। उसके बाद फिर वो आते हैं वापस 1556 में। तो हुमायूं के टाइम पे जो पेंटिंग है, जब हुमायूं जब एग्जाइल में थे और उनकी जगह शेरशाह सूरी जब भारत में रूल कर रहे थे, तो हुमायूं जब ईरान में थे, एग्जाइल में थे, वापस भारत आने के बाद 1555-56 में उन्होंने अपने साथ 2 पर्शियन पेंटर्स को लेकर के आए थे। इनका नाम है मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। तब हमें जो है वो पेंटिंग यहाँ पे ज्यादा इंट्रोडक्शन हमें दिखता है। हुमायूं के बाद अकबर का टाइम पीरियड आता है। अकबर के टाइम पीरियड में जब इन्होंने 1556 में जब गद्दी संभाली, फाइनली ये 1605 तक रूल किए थे। उस टाइम पे उसी बीच में पोर्टुगीज ने यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग जो है अकबर के कोर्ट में इंट्रोड्यूस की थी। अकबर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे पेंटिंग में। इनके टाइम पे जो थे वो अब्दुल समाद पेंटर भी थे, जो कि हुमायूं अपने साथ ले करके आए थे। और उसके अलावा बसवान एंड दसवंत, ये दोनों पेंटर भी अकबर के कोर्ट में थे। अकबर ने एक प्रॉपर इंडिविजुअल, एक जो कहते हैं कि स्टूडियो बनवाया था पेंटिंग के लिए, पेंटर के लिए, उसको कहते थे तस्वीर खाना। ये सिर्फ याद रखना, तस्वीर खाना अकबर ने बनाया था, ठीक है। उस समय मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का ज्यादा था और उसमें मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का ज्यादा चलन था। और मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग में भी कौन सी टेक्निक यूज होती थी, फॉर शॉर्टनिंग टेक्निक। मतलब कि जो चीज जितनी छोटी भी बनाई गई है बट दूर से देखने में आपको एंगल ऐसा बनता था आईज का कि वो आपको बड़ा दिखता था वो पेंटिंग। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर ने मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, कोर्ट आर्ट को छोड़ करके इंडिविजुअल आर्ट पे ज्यादा फोकस किया। अब इंडिविजुअल की, जैसे कि जहांगीर की हो गई पेंटिंग हो गई, वैसे इंडिविजुअल आर्ट पे ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि इंडिविजुअल आर्ट एक फीचर था ब्रिटिश का, यानी कि इंग्लिश। आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आए थे, तब उन्होंने जो इंग्लिश स्टाइल ऑफ या ब्रिटिश स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंट्रोड्यूस की थी। तो इस पे जहांगीर का इन्फ्लुएंस था। और जहांगीर के टाइम पे एक बहुत फेमस पेंटर थे जिसका नाम था उस्ताद मंसूर एक बहुत फेमस पेंटर थे। और कहते हैं कि जहांगीर के टाइम पे द आर्ट ऑफ पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ, रीच्ड इट्स हाइट। जहांगीर के टाइम के बाद आते हैं शाहजहां ने क्या किया था, प्रेशियस स्टोन्स को पेंटिंग में लगाना शुरू किया था। तो बेसिकली जेम स्टोन वगैरह शाहजहां के टाइम पे पेंटिंग में आई थी। याद रखना, शाहजहां ने ऐसे भी बहुत ज्यादा
इलेबोरेटली इन सब चीज़ों पे किया है, प्रेशियस स्टोन्स बनाना, ताजमहल बनाना, रेड फोर्ट बनाना। तो शाहजहां का ये शौक था। औरंगजेब तो एक पक्के एक वो इस्लामिक लॉ को फॉलो करने वाले एक मुस्लिम रूलर थे, तो इन्होंने सारे पेंटर्स को अपने कोर्ट से भगा दिया था, निकाल दिया था, उन्होंने कंप्लीटली पेंटिंग को बंद करवा दी थी। इसी के बाद हम देखते हैं कि जो भी मुगल एम्पायर के जो भी पेंटर्स थे वो अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। उसके बाद रीजनल पेंटिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि हम बात करें तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, बंगाल एरिया में बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सब हम बाद में देखते हैं। अब मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझा दी। अब अगर इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की बात करी तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि शिफ्ट हम कहाँ से देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट से इंडिविजुअल पे आ जाता है, एल्बम से जहांगीर के टाइम पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर वाज द मुगल एम्परर हु शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन पेंटिंग एनकरेजेस कोड पेंटर्स, ठीक है। और कौन है इसमें? उस्ताद मंसूर इनके बहुत ही फेमस पेंटर है, नाम याद रखना, ठीक है। ऐसे याद रखना, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समाद हुमायूं के टाइम पे, राइट। बसवन दसवन ये किनके टाइम पे? अकबर के टाइम पे। मंसूर जो है वो जहांगीर के टाइम पे। अब देखते हैं रेफरेंस टू मियां तानसेन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो पहले मैं आपको मियां तानसेन के बारे में बता दूं। मियां तानसेन जो है, तानसेन एक कौन से घराना के हैं? ये है ग्वालियर घराना के, ग्वालियर घराना के, ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है वो ये गाते थे, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ही है जिसको हम क्या कहते हैं? ध्रुपद। ध्रुपद वेरिएंट जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, वो ये गाते थे। और ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैष्णविज्म ट्रेडिशन। तो ये ज्यादातर कृष्णा और विष्णु इन सब के बारे में क्या करते थे? गाना गाते थे। ये ग्वालियर घराना के थे। इसका मतलब कि पहले इनका जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ है, ठीक है। और ये किसके कोर्ट में थे? ये पहले राजा मान सिंह तोमर, राजा मान सिंह तोमर जो है वो ग्वालियर के हैं, उनके कोर्ट में थे, ठीक है। बाद में ये चले जाते हैं राजा रामचंद्र सिंह। रामचंद्र सिंह, अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए कि राजा मान सिंह तोमर के कोर्ट से इनको अकबर ने बुलाया था, तो गलत हो जाएगा। राजा मान सिंह तोमर के कोर्ट में ये पहले थे, उसके बाद वो मूव करते हैं राजा रामचंद्र सिंह, जो कि कहाँ पे रहते थे? रेवा, रेवा के राजा थे वो। और वहां पे अकबर ने इनको सुना था, और फाइनली इन्होंने, अकबर ने रिक्वेस्ट किया राजा रामचंद्र सिंह को कि ये बहुत अच्छा गाते हैं तानसेन गाना, इन्हें हमारे कोर्ट में भेजा जाए। तो रामचंद्र सिंह के अच्छे रिश्ते थे अकबर के साथ, और उन्होंने तानसेन को एज अ गिफ्ट, तानसेन को राजा मान सिंह ने नहीं, राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को एज अ गिफ्ट जो था वो मुगल कोर्ट में अकबर के टाइम पे उनके कोर्ट में भेज दिया, ठीक है। ये रेवा के राजा थे। अब राजा राम सिंह ने क्या किया? रामचंद्र सिंह ने गिफ्ट कर दिया तानसेन को। तानसेन जो है उनका नाम तानसेन था, पर उन्हें मियाँ का टाइटल दिया था अकबर ने, याद रखना, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे ध्रुपद में राग को कंपोज किया था तानसेन ने। अब इस क्वेश्चन को देखो कि विथ रेफरेंस टू मियाँ तानसेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या करेक्ट नहीं है? तो तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर। नो, मियाँ वाज द टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर। तो ये हो जाएगा आपको गलत। क्वेश्चन तो हमारा आंसर ऑलरेडी निकल गया, बट बाकी ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तानसेन कंपोज ध्रुपद और हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, बिल्कुल सही। तानसेन कंपोज सॉन्ग फॉर हिज पेट्रन, बिल्कुल सही। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, ये भी सही, यानी कि 1 वुड बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हो गया, मियाँ टाइटल अकबर ने दिया था। चलो ये देख लिया आपने। कंसिडर द फॉलोइंग। सेंट निम्बार्क वॉज कंटेम्पररी ऑफ अकबर। संत निम्बार्क जो है वो एक वैष्णवाइट संत थे, ठीक है। ये भक्ति एंड सूफी मूवमेंट जब मिडिवल इंडिया में हो रहा था उस टाइम के हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 13th सेंचुरी, मतलब 1240-50 एडीज। 13th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। और आपको पता है कि अकबर का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1556 में तो उन्होंने गद्दी संभाली, यानी 16th सेंचुरी है अकबर का टाइम पीरियड। 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी कहीं से कोई मैच नहीं है, यानी 1 है गलत। संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। संत कबीर क्या है? ये भी एक क्या है? ये भी एक भक्ति संत है ना, जो कि बिल्कुल ही आइडोलेट्री और इमेज वर्शिप को बिल्कुल नहीं मानते हैं। कहते हैं कि पत्थर पूजक जग मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजक रब मिले, भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूज दूं।
तो बेसिकली इन्होंने आइडल वर्शिप को बिल्कुल ही मना कर दिया था। इन्होंने बोला था कि लव एंड डिवोशन फॉर पीपल इज मेनली इम्पोर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास और रिलीजन यू हैव। और कबीर के दोहे भी हमने बात वही करी थी कि कबीर के दोहे को क्या बोला जाता है, मुझे कमेंट में बताओ। पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया है कि कबीर के दोहे को क्या बोला जाता है, बीजक बोला जाता है, याद तो कर लो, बीजक बोला जाता है, राइट। तो फिर फाइनली ही वाज ग्रेटली इन द शेख अहमद। अब हमें शेख अहमद सरहिंदी के बारे में, इनके टाइम पीरियड को जानना जरूरी है। तो जो संत कबीर थे वो 15th सेंचुरी में रहते थे, 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी, 1400 समथिंग एडी। और जो शेख अहमद सरहिंदी थे वो बहुत पहले थे, मतलब बहुत पहले नहीं थे, सॉरी, वो बहुत बाद में थे। तो बेसिकली ये अकबर के टाइम पे थे शेख अहमद सरहिंदी, वो थे 16th सेंचुरी में। तो ये भी हो जाएगा गलत। तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, शेख अहमद सरहिंदी अकबर के टाइम में थे, याद रखना। तो इसका हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। तो संत निम्बार्क जो है 13वीं 14वीं शताब्दी में और अकबर 16th सेंचुरी, गलत। संत कबीर जो है 15वीं शताब्दी में और शेख अहमद सरहिंदी 16th सेंचुरी, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। स्वदेशी कब हुआ था भाई, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस हुआ था, कब, 1905 में, जुलाई में अनाउंस हुआ था और उसके बाद फाइनली अक्टूबर में हो गया था पार्टीशन। उस टाइम पे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो देखते हैं, इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस, बिल्कुल, क्राफ्ट इंडस्ट्री, स्वदेशी इसीलिए तो कहते हैं, और बॉयकॉट मतलब कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश, हाँ बिल्कुल, एज अ पार्ट ऑफ कि यहाँ पे हम अपने इंडियन वर्नाक्युलर लैंग्वेज में एजुकेशन इंडियंस को प्रोवाइड करेंगे। ये 1906 में एस्टैब्लिश हुआ था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल लेबर। बिल्कुल, इन्होंने साउथ अफ्रीका में यही काम ही किया था महात्मा गांधी ने, है ना। उसके बाद टॉल्स्टॉय फार्म भी बनाया था, आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका में। इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस टू वॉर, गलत। वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा था कि ये क्या होगा, ये एक तरह से इस बिना पे इन्होंने सपोर्ट किया था कि शायद ब्रिटिश जो है ये हमें कुछ रिवॉर्ड करे हमारे लॉयल्टी के बदले, कि हम अगर वर्ल्ड वॉर 1 में इनका साथ देंगे तो हो सकता है कि ये हमें लॉयल्टी के बदले कुछ रिवॉर्ड करे। तो 1 गलत हो जाएगा, ही सपोर्टेड बेसिकली महात्मा गांधी। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल, कब हुआ था सॉल्ट लॉ ब्रेक भाई, 1930 में हुआ था। बाय द इंडियन पीपल, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 और 3 है करेक्ट, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हमने ये पीवाईक्यू में डिस्कस कर रखा है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन, आंसर है इसका बी, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग। तेज बहादुर सप्रू, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस में जो है वो इंटरनल डिवीजन, नॉट एक्सप्लिसिटली आउटसाइड बट इंटरनल डिवीजन हो गया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स नॉट एक्सट्रीमिस्ट, आई वुड से विद इन मॉडरेट्स, और वहां पे बना था ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है। और ये बना था कब, 1919 में बना था, और इसके फाउंडर जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर। तो 1 जो है उसका सही होगा। केसी नियोगी, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बिल्कुल सही बात है, केसी नियोगी वाज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पीसी जोशी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी, बिल्कुल सही बात है, 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कानपुर में फाउंड होती है और पीसी जोशी उनके जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। तो 1, 2, 3 है जो सही है। अब देखते हैं तेज बहादुर सप्रू, इंडीड एसोसिएटेड विद ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन 1991, के साथ कौन कौन है, इनके साथ दूसरे भी हैं जैसे कि एम.आर. जयकर और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। केसी नियोगी मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, पीसी जोशी जो है ही सर्व्ड एज जनरल सेक्रेटरी टू सीपीआई। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी फाउंडेड इट इन 1932, आपको पता है। ऑल इंडिया किसान सभा, ये सारा हमने पीवाईक्यू में डिस्कस कर रखा है, नथिंग न्यू। स्वामी शहजानंद सरस्वती कब हुआ था भाई, 1936 में, राइट। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, रामास्वामी पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार भी कहते हैं, राइट। और इनका हमने क्या देखा था, ईयर 1925। तो ये सारा सही है, 1, 2, 3 दिस इज रिपीटेड, यू सी 2 to 4 क्वेश्चंस आर
डायरेक्टली रिपीटेड। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग महात्मा गांधी 1932, ऑल इंडिया किसान सभा शहजादा सरस्वती 1936, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रामा स्वामी नायकर जिनको पेरियार भी कहते हैं 1925। क्वेश्चन नंबर 13 रिगार्डिंग द वुड्स डिस्पैच। अब ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अब बताओ वुड्स डिस्पैच हमने कितना ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ा था कि 1954 में आया था और ये बात कर रही थी कि लेवल पे आप एजुकेशन को डिवाइड करो, जहाँ पे कि ग्राउंड लेवल पे बेसिक लेवल पे आप वर्नाक्युलर लैंग्वेज में प्रमोट करोगे एजुकेशन, उसके बाद हायर लेवल पे हायर एजुकेशन में आप इंग्लिश एजुकेशन को डालोगे प्लस यूनिवर्सिटी आप स्टैब्लिश करोगे। और 1857 में वुड्स डिस्पैच के रिजल्ट में हम देखते हैं कि बॉम्बे मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है 1857 में, सब देख रखे हैं। और ग्रांट इन एड की भी बात करते हैं। तो चलो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें ट्रू है। ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, ट्रू। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड, ट्रू। इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, फॉल्स। इंग्लिश जो है वो हायर लेवल पे होगी भैया, ग्राउंड लेवल पे क्या होगी, वर्नाक्युलर लैंग्वेज। तो इसका 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ है 1 और 2, ठीक है, ओके। चलो देखो, Woods dispatch favored English as a medium of education, but also stressed importance of vernacular education at primary level, ठीक है। और इसने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम को बोला था, लोकल लैंग्वेज को डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एजुकेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आफ्टर संथाल राइजिंग सबसाइडेड व्हाट वर द मेजर्स टेकन। संथाल कब हुआ था भाई, 1855-56 पे हुआ था संथाल रिवोल्ट, है ना। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, जब संथाल अपराइजिंग जब खत्म हो गई थी, कि कौन थे लीडर, सिद्धू एंड कानू। इस टाइम पे क्या क्या चीज डिसाइड हुआ था, पहले तो संथाल परगना क्रिएट हो गया था ब्रिटिश के द्वारा, और ये इलीगल हो गया था कि संथाल जो है नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफर करे। इवन अभी भी जो झारखंड का रीजन है, जो छोटा नागपुर का रीजन, आप देखोगे कि ये चीज है, इलीगल है, संथाल नॉन संथाल को लैंड ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऑल्सो वेरी वेरी रिपीटेड, आपने देखा है, हमने लास्ट ईयर का जो डिस्कस किया था, दिस इज द रिपीटेड वन। After Santhal uprising subsided, colonial government took several measures to address the grievances, creation of Santhal Pargana or restriction of land transfer to non-Santhal. Question number 15 with reference to the scholars literature of ancient India. अभी आप देखो, ये है, हम क्वेश्चन नंबर आप 2019 का डिस्कस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन इसमें 2018 का हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा देखो कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये 2020 का है, इसमें हम मुझे 15 क्वेश्चन की सीरीज बनानी थी, तो मैंने 20 का भी क्वेश्चन आप में डाल दिया है, तो प्लीज आप इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यानी इस सीरीज में 13 ही क्वेश्चन थे जो कि 2019 के थे, 14वां क्वेश्चन मैंने डाला है 2018 का और 15वां डाला है 2020 का। तो पाणिनि इज पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि मौर्यास के बाद जो डायनेस्टी मगध में रूल की थी, दैट वाज शुंगा। इट वाज 185 AD जब पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, दैट इज बृहद्रथ, उसको मार करके क्या लिया था, शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश की थी। यानी कि ये 185 AD की बात है, सॉरी नॉट AD, BC की बात है। पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी जो है वो एक संस्कृत ग्रामर बुक है, ठीक है, ये एक संस्कृत ग्रामर बुक है, और ये इन्होंने 5th to 7th सेंचुरी BC, ठीक है, 5 से 7 सेंचुरी BC के आसपास इन्होंने लिखी थी, ऐसे कयास लगाए जाते हैं। तो ये दोनों तो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, 500-600 साल का अंतर है दोनों में, पहला हो जाएगा गलत, he is not associated with पुष्यमित्र। अब देखते हैं अमर सिम्हा इज एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन। अमर सिम्हा ने जो लिखा था वो उन्होंने लिखा था अमरकोश, ठीक है, अमरकोश। और अमर सिम्हा जो थे वो किसके कोर्ट में थे भाई, तो वो चंद्रगुप्त II के कोर्ट में थे, जिसको कि हमने PYQ में देखा है, विक्रमादित्य भी देखते हैं, कहते हैं, राइट। और ये गुप्ता एम्पायर के बाद की बात है, यानी 5th to 6th सेंचुरी AD की बात है ये, ठीक है। चंद्रगुप्त II और विक्रमादित्य ने अपने कैपिटल को भी पाटलिपुत्रा से उज्जैन सेकंड कैपिटल बनाया था, हमें पता है। हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, और हर्षवर्धन का एम्पायर कनौज में था, एरिया में, और ये लगभग 7th सेंचुरी AD की बात है। तो हर्षवर्धन के साथ अमर सिम्हा एसोसिएटेड नहीं है। अमर सिम्हा तो एक नवरत्न थे, किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त II और जिनको कि विक्रमादित्य हम कहते हैं, उनके कोर्ट में। तो यानी कि इसका 1 भी गलत है और इसका 2 जो है वो भी गलत है, राइट।
और अमर सिम्हा ने क्या लिखा था, संस्कृत थिसॉरस लिखा था, संस्कृत थिसॉरस मतलब वर्ड मीनिंग थिसॉरस। अब ये दोनों गलत हो गया। कालिदास इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्ता टू, जिनको कि हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, और ये क्या 5th-6th सेंचुरी एडी, गुप्ता डायनेस्टी। यानी कि कालिदास भी एक नवरत्न थे जस्ट लाइक अमर सिम्हा। तो इन्होंने, कालिदास ने क्या लिखा था, बहुत सारी चीजें लिखी थी, हमने पढ़ा भी है उसके बारे में कि कालिदास की क्या क्या किताबें हैं। आप मेरे को जरूर ये कमेंट सेक्शन में लिखो कि कौन कौन सी बुक कालिदास ने लिखी थी, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ही पीवाईक्यू में इसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से ही उन्हीं के ऑप्शन से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो कालिदास हमें पता है नवरत्न थे चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में, तो 3 सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, कालिदास ग्रेट संस्कृत पोएट, और ये चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के कोर्ट में थे। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब 2019 का खत्म हो गया है डिस्कशन, 2020 का भी एक क्वेश्चन हम 19 में डिस्कस किया है, 2020 का टू 2024 का हम आपको नेक्स्ट डिस्कशंस और सेशंस में मिलेंगे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। आप ना भूलें चहल एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन सून। बाय बाय।